आज हम एक समाजशास्त्र के कंसेप्ट सोशल ग्रुप्स पे बात करेंगे, सामाजिक समूहों पे बात करेंगे। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय समय पर और भी जानकारी मिल सके। समाजशास्त्र के इस कंसेप्ट को जानने से पहले आप कुछ किताबों के नाम लिख लीजिए, जैसे सोसाइटी मैकआरपेज, सोशियोलॉजी एंड द सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शंस हैरिम जॉनसन, समाजशास्त्र सिंघवी गोस्वामी। इनका अवलोकन करके और डिटेल में आपको जानकारी मिल सकती है। सामाजिक समूह, सामाजिक समूह वह अवधारणा है जिसमें हम समूह के बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल से ही व्यक्ति समूह में रहना पसंद करता रहा है। जब वो अपने आप को अकेला न करके अपने आप को समूह से संबंधित जोड़ना चाहा है। प्रत्येक प्राणी समूह में रहना पसंद करता है। ऐसी स्थिति में मानव समाज जिसने की संस्कृति का निर्माण किया, वो समूह के आधार पर अपने आप को मजबूत महसूस करता है। समूह के बारे में समूह के आधार पर ही हम समाजशास्त्र में अनेक प्रक्रियाओं को समझते हैं। समूह के आधार पर समूह को समझने के लिए अगर हम कुछ समाजशास्त्रियों के व्यूज को देखते हैं तो उसमें विशेष रूप से हमको मर्टन का दृष्टिकोण समझ में आता है, जिन्होंने सामाजिक समूह को समझाने का प्रयास किया है कि समूह की सदस्यता के लिए कुछ मापदंड उन्होंने बताए हैं। जैसे एक व्यक्तिपरक मापदंड है, वस्तुपरक मापदंड है। ये व्यक्तिपरक क्या है? व्यक्तिपरक मतलब जो एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है कि वो अपने आप को उस ग्रुप का सदस्य मानता हो। सपोज जैसे कोई एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है यानी वो एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अपने आप को मानता है, यानी कि मैं एमए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र का स्टूडेंट हूँ। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि वो उसे एमए फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे ये माने कि वो एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। दूसरी बात ये बात हो सकती है व्यक्तिपरक। इसके साथ ही साथ बीए फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले और एमए फाइनल वाले, यानी जो दूसरे समूह के लोग हैं, वो लोग भी उसको ये माने कि वो एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इस तरह से व्यक्तिपरक आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति खुद का मेंबर है, यानी खुद वो महसूस करे, दूसरे लोग उसको महसूस करें और ये माने कि वो उसका मेंबर है। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप भी माने और दूसरे भी माने। इसके अलावा वस्तुपरक क्या है? समूह के सदस्यों के मध्य अंतःक्रियाएं की पुनरावृत्ति की क्रियाएं को स्वीकार किया जाए, अर्थात समूह के सदस्य जो हैं उनसे अंतःक्रियाएं करें। मतलब वो अंतःक्रिया करें, अर्थात अंतःक्रियाओं से ये समझा जाएगा कि ये वास्तव में एक्टिव है। अंतःक्रिया की पुनरावृत्ति का अवलोकन किया जाए, यानी अंतःक्रिया की पुनरावृत्ति को देखा जा सके। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई छात्र एमए फर्स्ट ईयर के दूसरे साथियों के साथ बातचीत करे, भाई ये टीचर कैसे हैं, आज तुमने समाजशास्त्र पढ़ा कि नहीं, आज वो पेपर पढ़ा कि नहीं, ये अब वापसी में वो भी ये कहे कि ये पेपर हमने पढ़ा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ की पुनरावृत्ति हो, जिससे कि ये समझा जाए कि ये व्यक्ति हमारा ही साथी है। एक तो ये बात हो सकती है। इसके साथ साथ मर्टन ने संबोधों को समझाने का प्रयास किया है। समूह में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं करता, मतलब कम से कम 2
या अधिक व्यक्ति मिलकर समूह का निर्माण करते हैं। समूह में संबंधों का होना जो कि बार बार क्रिया के द्वारा हो सकता है। संबंध बहुत जरूरी है। अगर उसमें संबंध नहीं होंगे तो समूह का निर्माण नहीं हो सकता। किसी कमरे में मान लीजिए एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें इंटरेक्शन नहीं है, उनमें बातचीत नहीं है। एक उधर को मुंह करके बैठा है, एक उधर को मुंह करके बैठा है। किसी भी कमरे में, किसी भी हॉल में, किसी भी स्थान में, किसी भी पार्क में अगर उनके बीच संबंध नहीं है, और संबंधों के लिए बार बार क्रिया का होना जरूरी है। बार बार क्रिया होगी तो संबंध डेवलप होंगे। इसके साथ साथ हम तभी सदस्य माने जाएंगे जब हमें हम की भावना हो। मतलब हम की भावना अगर होगी, हम की भावना होगी तभी वो संबंध माने जाएंगे। अगर हम की भावना नहीं होगी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को यह एहसास रहे कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं। अगर हम की भावना नहीं होगी तो वो सदस्य नहीं होगा। इस तरह से मर्टन ने इस बात को समझाने का प्रयास किया। उसी तरह से गिलिन ने अपनी किताब सोशियोलॉजी में, मर्टन ने ये बातें कही, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, उनकी बहुत अच्छी किताब है, इसका अवलोकन किया जा सकता है। गिलिन ने सोशियोलॉजी में अंतःक्रिया को समझाया है। मतलब उन्होंने बताया है कि उत्तेजना और अनुक्रिया, ये दो वर्ड, उत्तेजना क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया के लिए संपर्क आवश्यक है। कोई भी सामाजिक अंतःक्रिया हो तो उसमें संपर्क आवश्यक है। संपर्क के लिए क्या होगा? उत्तेजना। जब व्यक्ति संपर्क करेगा उसमें उत्तेजना आवश्यक है, और उत्तेजना से उसके प्रत्युत्तर में अनुक्रिया। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए रमेश ने यह कहा कि श्याम भैया अपनी कार एक दिन के लिए मुझको दे दो, क्योंकि मुझको दूसरे शहर जाना है। जैसे मान लीजिए बेंगलोर जाना है। रमेश ने श्याम से कहा अपनी कार मुझको एक दिन के लिए दे दो। अब उससे ये हुआ कि ये उत्तेजना हुई। मान लीजिए कहता है कि ये मुझको कार दे दो। अब यहां से आरंभ करने का प्रश्न उठता है। उत्तर देने वाला उसका उत्तर देता है भैया ले लेना। मतलब कहने का कि कार के लिए रमेश ने श्याम से कहा और उसका प्रत्युत्तर में उसने कह दिया भैया ले लेना। ये जो उत्तर देने वाला या दृष्टिकोण है, इससे इसका मतलब संपर्क हो गया। रमेश ने श्याम से कहा कार देने के लिए, उत्तेजना हुई, और उसके प्रत्युत्तर में अनुक्रिया हुई। यानी उत्तेजना और अनुक्रिया दोनों चीज हुई, जिससे कि उनके बीच संपर्क हो गया। और संपर्क हो जा गया तो अंतःक्रिया, ये प्रक्रिया अंतःक्रिया कहलाई। यानी किसी ने किसी से कुछ कहा, उसके जवाब में उस व्यक्ति ने उसका जवाब दे दिया, तो इसका मतलब उसमें अनुक्रिया हुई, और इस पूरी प्रक्रिया को हम अंतःक्रिया कह सकते हैं। और सामाजिक समूह के लिए यह अंतःक्रिया अति आवश्यक है। अब अगर हम यहां पर देखते हैं सामाजिक समूह के बारे में, मैकआर्थर ने भी अपनी किताब सोसाइटी में बताया, समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। मतलब समूह से तात्पर्य क्या है? मनुष्यों के संकलन से है, यानी मनुष्य इकट्ठे होते हैं जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यही बात काफी हद तक उससे पहले मर्टन ने भी जिक्र किया। यानी संबंध होना जरूरी है। लोग का इकट्ठा होना का मतलब ये नहीं कि इकट्ठे हुए और बातचीत नहीं की, कोई पूरब जा रहा कोई पश्चिम जा रहा, इससे मतलब नहीं। अगर उनके बीच संबंध है, बातचीत है, अंतःक्रिया है, तो एक तरह से वो एक समूह का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ऑकबर्न और निमकॉप ने एक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में बताने का प्रयास किया है, जब कभी भी दो या दो से अधिक एक साथ मिलते हैं, दो या दो से अधिक एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर कोई घूमने गया, वहां पर दूसरे व्यक्तियों से मिले, उनके बीच वार्तालाप हुआ और उत्तर प्रत्युत्तर दिया गया और एक व्यक्ति ने दूसरे को प्रभावित किया।
तो उन दोनों ने मिलकर एक समूह का निर्माण कर लिया। हमेशा के लिए वो दोनों दोस्त हो गए। तो इस तरह से समूह के निर्माण के लिए जरूरी है दोनों के बीच एक दूसरे को प्रभावित करने का व्यवहार होना चाहिए। इसके साथ साथ एडवर्ड सपायर ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में ग्रुप के बारे में बताया है, कोई भी समूह इस तथ्य पर आधारित है कि समूह के सदस्य परस्पर स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। यानी समूह के सदस्य परस्पर स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, यानी इसमें ये फैक्ट है कि एक दूसरे के साथ स्वार्थों की पूर्ति। ए बी के साथ बात इसलिए कर रहा है कि ए को कुछ मतलब है, और बी ए के साथ बात इसलिए कर रहा है कि उसका भी कुछ फायदा। यानी हम कह सकते हैं दो व्यापारी हैं, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से इसलिए बात कर रहा है कि ए का कुछ लाभ है, लेकिन बी का भी कुछ लाभ है, बी इसलिए बात कर रहा है। यानी आपस में एक दूसरे के स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, इसलिए समूह का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ हरियम जॉनसन, इन्होंने तो समाजशास्त्र को बताया है कि समूह का विज्ञान, समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सभी समूहों में संबंध होते हैं, किंतु सभी संबंध समूह का निर्माण नहीं करते। यहां पर यह भी बात इन्होंने बताई है कि सभी समूहों में संबंध होते हैं, समूह प्रत्येक हो उसमें संबंध आवश्यक होते हैं, किंतु सभी संबंध समूह का निर्माण नहीं करते। अगर ए बी के साथ बात कर रहा है कि वो उसको मारना चाहता है, तो वो संबंध से समूह का निर्माण तो नहीं होगा। संबंध जब दुश्मनी के संबंध हो गए, तो सभी संबंध समूह का निर्माण नहीं करते। हरियम जॉनसन की ये जो बात है पहले के समाजशास्त्रियों की बातों से थोड़ा सा अलग लगती है, लेकिन मेनली ये बात समझ में आती है। अगर संबंध स्थापित हुए, और संबंध स्थापित होने के पीछे दृष्टिकोण क्या है कि वो संबंध पॉजिटिव है, उन संबंधों में कुछ लाभ है, तो वो कह सकते हैं कि समूह का निर्माण। इसलिए इन्होंने कहा सभी संबंध समूह का निर्माण नहीं करते। इस आधार पर हम अनेक बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समूह के लिए जरूरी है संबंध होना। अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आती है सामाजिक संबंध होना अनिवार्य है, जो कि ज्यादातर समाजशास्त्रियों ने कहा है। समूह कोई सा भी हो, संबंध होना अति आवश्यक है। बिना संबंध के सामाजिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक कि उनमें संबंध नहीं होंगे तब तक समूह का निर्माण नहीं हो सकता। इसके साथ साथ दूसरी बात है अंतःक्रिया का एक निश्चित स्वरूप। अंतःक्रिया का एक निश्चित स्वरूप होना बहुत जरूरी है। अंतःक्रिया होगी तभी सामाजिक समूह का निर्माण होगा। यानी ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है कि अंतःक्रिया ए बी से बात करे, बी ए से बात करे, बी सी से बात करे, सी डी से बात करे, इस तरह से उनमें आपस में इंटरेक्शन हुआ। जैसा कि मर्टन ने जिक्र किया था, उस आधार पर ये बातें आती हैं कि अंतःक्रिया का होना समूह के लिए अति आवश्यक है। समूह निर्माण का एक निश्चित आधार होता है, मतलब प्रत्येक समूह के निर्माण का एक निश्चित आधार होता है। बिना आधार के यहाँ पर समूह का निर्माण नहीं होता। यानी निश्चित आधार, किसी का उद्देश्य हो सकता है व्यापार, किसी का उद्देश्य पढ़ाई हो सकता है, किसी का उद्देश्य हो सकता है कोई राजनीति करना। राजनीति करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और एक पर्टिकुलर विचारधारा के आधार पर सब इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं, बताते हैं, और इस आधार पर लोग जुड़ते चले जाते हैं। वहां पर भी एक समूह का निर्माण हुआ। कोई यहाँ पर आधार हो सकता है धर्म, धार्मिक गतिविधियां करने के लिए लोग इकट्ठा हो सकते हैं और वो उसके साथ जुड़ते रहते हैं, तो वहां पर धार्मिक आधार हो सकता है। इसके साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एकाधिक व्यक्ति, जैसा कि अभी बताया था, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। अकेला व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि कम से कम दो और दो से अधिक व्यक्ति हो, तभी वो समूह का निर्माण कर सकते हैं। ऐच्छिक सदस्यता, ऐच्छिक सदस्यता क्या है? यानी प्रत्येक व्यक्ति
अपनी इच्छा से किसी भी समूह की सदस्यता ले सकता है या छोड़ सकता है। यानी सदस्यता जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जो एक विचारधारा से सहमत है वो उसका मेंबर बन सकता है, नहीं सहमत है उसका मेंबर नहीं बन सकता। यानी इच्छा पर निर्भर है। इच्छा के हिसाब से सदस्यता ली जा सकती या सदस्यता दी जा सकती। इसके अलावा समूह की एक संरचना होती है। प्रत्येक समूह की एक संरचना होती है। इस तरह के लोग इस पर्टिकुलर समूह में रहेंगे, इतने मेंबर होंगे, ये मेंबर क्या क्या काम करेंगे, ये चीजें निश्चित होती है। अर्थात समूह की एक संरचना होती है। इस आधार पर जैसे हम कह सकते हैं अंतर समूह हो सकता है, प्राथमिक समूह हो सकता है, द्वितीयक समूह हो सकता है। प्रत्येक समूह की अपनी एक संरचना होती है। अर्थ समूह हो सकता है, संदर्भ समूह हो सकता है। मतलब अलग अलग समूह की एक निश्चित संरचना होती है। उसी संरचना के आधार पर वो समूह पहचाने जाते हैं। इसके अलावा समान उद्देश्य। प्रत्येक समूह का उद्देश्य समान होता है, इक्वल होता है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि समूह में ये समानता पाई जाती है कि सब एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। सारे मेंबर्स उस उद्देश्य का पालन करते हैं, अर्थात उस उद्देश्य के आधार पर ही काम करते हैं। इसके अलावा अस्तित्व की कुछ अवधि, यानी यानी एक तरह से एक अवधि, कुछ अवधि होती है कि इतने दिन में हम ये काम कर लेंगे। आपस में ये तय होता है कि ऐसा ऐसा होगा। इस तरह से इतनी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। हम इसके साथ साथ अब इसके अगर हम वर्गीकरण पे ध्यान दें तो वर्गीकरण में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसको अलग अलग ढंग से वर्गीकृत किया है, लेकिन कुछ यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं। जैसे फॉकवेज पुस्तक है, जैसे इससे पहले हमने एक लेक्चर में बताया था, एफ.जी. समनर की बहुत अच्छी किताब है फॉकवेज जनरीतियाँ। यहाँ पर हम फॉकवेज के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने समूह को दो भागों में बांटा है, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह क्या होगा? अंतः समूह एक तरह से वो समूह होता है जिसमें व्यक्ति अंदर से ये मानता है ये हमारा समूह है, ये हमारी विचारधारा का समूह है, ये हमारा सहयोग करने का समूह है। जैसे कि मान सकते हैं अंतः समूह सारे शिक्षक साथी मानते हैं ये हमारा, एक पर्टिकुलर कॉलेज के सारे टीचर मानते हैं ये हमारे साथी हैं, ये हमारे कॉलेज के साथी हैं, ये हमारा भला चाहेंगे, ये हमारा हित चाहेंगे, ये हमारी सोच के हिसाब से चल सकते हैं। बाह्य समूह क्या हो सकता है? कोई दूसरे कॉलेज के टीचर्स हो सकते हैं, वो उनके लिए बाह्य समूह हो सकता है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि टीचर्स लोग अपने आप को सारे के सारे अंतः समूह का मेंबर मान सकते हैं, जबकि टीचर के अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वो बाह्य समूह मान सकते हैं। इसी तरह से पॉलिटिशियंस वाले जितने भी लोग हैं वो अपने ग्रुप को, अपने समूह को अंतः समूह मान सकते हैं और टीचर्स के ग्रुप को बाह्य समूह मान सकते हैं। तो एक तरह से अंतः समूह और बाह्य समूह का जिक्र एफ.जी. समनर ने किया। इसके अलावा हम चार्ल्स कूले की बात करते हैं तो चार्ल्स कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में प्राथमिक समूह का जिक्र किया है। बाद में द्वितीयक समूह का भी जिक्र हुआ है। प्राथमिक समूह क्या है? जिसमें आमने सामने के संबंध होते हैं, जिसमें आपस में बातचीत होती है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है, उसमें औपचारिकताएं नहीं होती हैं, उसमें व्यवहार अनौपचारिक ढंग से किए जाते हैं। जैसे परिवार में कोई काम दिखावे के रूप नहीं किया जाता है। पति पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या पिता बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो काफी हद तक हमको लगता है कि वो प्राथमिक समूह है। खेलकूद के साथ ही फील्ड के मैदान में अगर हम देखते हैं तो जो साथी आपस में बातचीत करते हैं तो आमने सामने के संबंध होते हैं, वो प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह में संबंधों में काफी हद तक घनिष्ठता रहती है, दिखावा नहीं रहता, वो एक दूसरे के लिए हर तरह का काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जबकि द्वितीयक समूह उनमें घनिष्ठता नहीं होती, उसमें औपचारिकताएं ज़्यादा दिखाई पड़ती है, दिखावा ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अर्थात जैसे हमने स्कूल में जितने लोग हैं, कॉलेज में जितने लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के जितने मेंबर्स हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा नियम कानून के हिसाब से काम किया जाता है, उस तरह से व्यवहार किया जाता है।
तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का जिक्र यहाँ पर काफी हद तक कूले ने किया। इसके अलावा संदर्भ समूह का जिक्र मर्टन ने किया है। संदर्भ समूह किसी भी व्यक्ति का संदर्भ समूह वो व्यक्ति हो सकता है जिस जैसा आदमी बनना चाहता है। मतलब व्यक्ति का एक संदर्भ समूह वो हो सकता है एक पर्टिकुलर बड़ी पद पर रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए उसके हिसाब से व्यक्ति उस तरह का व्यवहार करने लगता है, उसके व्यवहारों को आत्मसात करने लगता है, उस व्यक्ति का संदर्भ समूह वो हो सकता है। इसमें इन्होंने पॉजिटिव रेफरेंस की बात भी कही और निगेटिव रेफरेंस इंडिविजुअल की बात भी कही। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं किसी के प्रति वो बहुत अधिक पॉजिटिव होगा, बहुत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, उसकी तरह का उसका संदर्भ समूह पॉजिटिव रूप में यानी सकारात्मक रूप में क्या होगा कि वो उसकी तरह के व्यवहारों को धीरे धीरे करना शुरू करेगा। अगर मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की तरह के व्यवहारों को अपने अंदर लाएगा, उस तरह के व्यवहारों को करना शुरू करेगा। इसके साथ ही साथ निगेटिव हो सकता है कि उसका रेफरेंस निगेटिव आधार पर वो उस तरह के व्यवहार नहीं करेगा। जैसे उसने सोच लिया अपराधी, आतंकवादी, उसका रेफरेंस ये हो सकता है, तो वहाँ पर वो उसकी तरह के व्यवहारों को नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक पार्शियल रेफरेंस इंडिविजुअल भी होता है जिसका जिक्र मर्टन साहब ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में किया है। सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर में पार्शियल रेफरेंस, आंशिक रेफरेंस, जिसको वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। कुछ लोगों के बारे में आदमी अक्सर सोचते हैं मीडिया पे देख के, टीवी चैनल्स पे देख के, उनके हिसाब से आदमी बनने के सोचता है, कभी कभी नहीं भी बनने के सोचता है। उस स्थिति में आंशिक रूप से वो संदर्भ समूह रहते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में आता है ये कितना बड़ा आदमी है, ये क्या क्या, इसके पास कितना पैसा है, इस तरह का मैं बन जाऊं। फिर अगले पल दूसरे व्यक्ति को सोचने लगता है। इस तरह से आंशिक रूप से उस चीज को आस्वाद करता है। इसके साथ ही साथ जिस वर्ग ने सोशियोलॉजी में पुस्तक में बताया है, अर्ध समूह की बात भी कही है। अर्ध समूह जैसा कि अभी जिक्र किया, व्यक्ति अपने जीवन में अनेक तरह के लोगों को देखता है, समझता है, महसूस करता है और उसके तरह के व्यवहारों को वो करना चाहता है। इस तरह से समूह के अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है। समूह के बारे में हम कहें, समाजशास्त्र में वास्तव में समूह का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन ही किया जाता है। समूह के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे वो समाज विदेशी समाज हो, चाहे वो हमारे देश का समाज हो, चाहे वो जनजातीय समाज हो, चाहे वो अन्य कोई समाज हो, चाहे वो प्राचीन काल का समाज हो, चाहे वर्तमान का समाज हो, प्रत्येक समाजों में हर स्थिति में समूह के निर्माण की बातें होती रही हैं। अर्थात वास्तव में समूह के आधार पर ही हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। इस संबंध में अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, कोई कमेंट है तो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और दूसरे कंसेप्ट के बारे में बातें करेंगे।